नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज इंडिया पर आरपीएन सिंह ने एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाते हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इंटरव्यू जो है, पहला इंटरव्यू न्यूज इंडिया ने लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। आरपीएन सिंह ने यह कहा है, केंद्र की नीतियों से प्रभावित होकर फैसला लिया, राष्ट्र निर्माण में अब सहयोग करना है। आरपीएन सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में ये बातें कही हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहला इंटरव्यू न्यूज इंडिया को दिया आरपीएन सिंह ने। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बीजेपी में शामिल हो गए हैं आरपीएन सिंह जी, बात करेंगे। सर, पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के लक्ष्य को, जिस तरीके से लगातार काम हो रहा है? भारत निर्माण में जो योगदान उन्होंने कुछ सालों में किया है, उससे प्रभावित होकर पूरा देश आज उनको अपने को गर्व करता है। अगले 5 सालों में योगी जी की डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और अवश्य कार्य करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आरपीएन सिंह को कहां देखा जाए, केंद्र की राजनीति में या यूपी की राजनीति में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से देखा जाए तो ये थे आरपीएन सिंह, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जहां पार्टी कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और न्यूज इंडिया पर ओम प्रकाश राजभर को भी एक्सक्लूसिव देखिए। आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। राजभर ने कहा है, कांग्रेस छोड़ने के पीछे बड़ा रीजन होगा। राजभर ने यह बयान दिया है न्यूज इंडिया से बातचीत में। आरपीएन सिंह जब कांग्रेस में थे तब वो बड़े नेता थे। राजभर ने यहां तक कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत तय है। राजभर ने ये दावा भी किया है, स्वामी के सामने आरपीएन सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में यह कहा है। करने के लिए इस समय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मियां हैं, ज्वाइनिंग है, उस पर क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अपना जो है क्या है। ओम प्रकाश जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू। क्या लगता है आपको कि आज जो ज्वाइनिंग हुई है, सबसे पहले मैं उसी मुद्दे पर आ जाता हूँ कि आज एक आरपीएन की ज्वाइनिंग हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा बटरौना से। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीदवार बना जाता है। कितना बड़ा जो है लॉस कांग्रेस के लिए देखते हैं और कितना जो है भाजपा? देखिए, जब तक वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब तक वो बड़े नेता थे। जब से कांग्रेस की सरकार देश से चली गई, तब तक वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और आज कांग्रेस को छोड़े हैं और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो बड़े नेता थे जब सरकार कांग्रेस की थी तब, अब वो बड़े नेता नहीं रह गए और वो आपको 10 मार्च को साबित करके ओम प्रकाश राजभर दिखाएगा। लड़ लें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने, 40,000 वोट से जीतेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, 40 कम से कम। स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस बात को लेकर ज्वाइनिंग हुई थी, बार्गेनिंग हुई थी उनकी अखिलेश जी के साथ, बेटे को टिकट और बेटे को टिकट नहीं मिला, तो अब बेटा कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, अभी तो 3 ही चरण की सूची जारी हुई है ना। अब गुजरात से मोदी जी आके बनारस लड़ सकते हैं, तो अभी तो पूरा सीटिए बाकी है। पंजाब तो नहीं भेज रहे हैं? नहीं, पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश। आपने कहा कि गुजरात से आके उत्तर प्रदेश में लड़े हैं, तो मुझे लगा कि पंजाब में भी चुनाव है, गोवा में भी, तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े शख्सियत तो उनके बेटे को जो है हो सकता है गोवा या पंजाब में। लोकसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में लड़ सकता है। विधानसभा का चुनाव अपने उत्तर प्रदेश के या अपने प्रदेश के किसी कोने में लड़ सकता है, ये बाध्यता है। तो अभी तो 150 सीटें की सूची जारी हुई है, अभी तो 300 के आसपास बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके बेटे को जो है वो विधान परिषद से समझौता है। अब इन सब चीज़ों को हमको बहुत जानकारी नहीं है। हमको इतना है कि चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो बहुत सी सीटें खाली हैं अभी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप वो शख्स हैं जो इन लोगों को लेकर जो है पूरे जो तिगड़वी थी आपकी, जो त्रिदेव वाली जो भूमिका थी, उस पर जो है आप अग्रणी रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में भी ऐसी सीटें हैं, मध्यांचल में भी ऐसी सीटें हैं कि खाली पर्चा भरना है, पर्चा भर देंगे और जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
ऐसी बहुत सी अगर आपको ऐसा लगता था कि पर्चा भर देंगे और जीत का प्रमाण आपके साथ या आपके समाजवादी पार्टी के साथ है, तो अखिलेश यादव हमेशा सुरक्षित सीट ही क्यों देखते हैं? कन्नौज से चुनाव लड़े, लोकसभा लड़े, उसके बाद पिताजी की आजमगढ़ चले गए, फिर आजमगढ़ से फिर वापस कन्नौज चले गए और उसके बाद अब जो है उस सीट पर गए हैं जहां नेताजी सबसे पहले। तो क्यों नहीं किसी और ऐसे, इलाहाबाद से क्यों नहीं चले जा रहे हैं, बनारस से किसी के नहीं चले जा रहे हैं, क्यों नहीं गाजीपुर की कोई सुरक्षित सीट पकड़? अच्छा ये बताइए, खाली सब लोग अखिलेशा अखिलेशा रट रहे हैं। योगी जी बेचारे मथुरा गए, नहीं मिला, फिर काशी, फिर अयोध्या। नहीं, ये बात चर्चा में रही? नहीं, चर्चा में रही, चर्चा तो मीडिया ने बनाया, हमने टटोल गए थे। योगी जी ने कभी कहा कि हम नहीं, तो कभी अखिलेश जी ने कहा कि हम यहाँ लड़ने जा रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी ने नहीं, कभी अखिलेश जी ने कहा कि हम इलाहाबाद लड़ने जा रहे हैं या आजमगढ़ लड़ने जा रहे हैं? हमारे कहने का मतलब, अगर अखिलेश जी का इतना वो है, आप जैसा कह रहे हैं कि कहीं से भी पर्चा भर देंगे और जीत सुनिश्चित है, तो प्रयागराज भी उनका क्षेत्र, प्रयागराज में भी उनके बहुत से विधायक वहाँ से जीत कर आए, प्रयागराज में भी वो लड़ सकते थे, इसके अलावा काशी भी वो जा सकते थे, इसके अलावा और भी सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चले गए? लेकिन वो करहल वाली सीट जहां नेताजी कभी चुनाव लड़ते, वो परंपरागत है, सबसे ज़्यादा यादव बाहुल्य सीट है। ऐसी सुरक्षित सीट पर अगर इतना बड़ा शख्स का नेता अगर वहां पर जाता है, इसका मतलब है कि सीट सुरक्षित है, अपनी जीत सुरक्षित है, जैसा आप योगी जी के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, कोई नेता, बड़ा नेता किसी सीट पे चुनाव लड़ेगा वो जीत जाता है, ये इतिहास है कहीं से भी। और उनकी पार्टी का फैसला है, उनका खुद का फैसला नहीं है। उनकी पार्टी के लोगों ने, जैसे हमने तो खुद ऑफर दिया कि चलो जहूराबाद हम 70,000 से हम जितवाएंगे, आप लड़ोगे तो कम से कम 1.5 लाख से जीतोगे। हमारा भी ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भाई तगड़े तगड़े हैं, हम थोड़ा कमजोर नेता हैं, मतलब मोटे मोटे हैं, तो सब आवाज तगड़ा लगाए कि नहीं नेताजी यहाँ लड़ेंगे। हमने कहा जाओ लड़ाओ भाई, जहाँ मर्जी होता है, तो वहाँ ले गए सब। जानते नहीं है कि ज्यादा नेता जहाँ तेज होते हैं ना, तो ज्यादा विकास उधर जाता है। अच्छा, पूर्वांचल के आप नेता हैं, पूर्वांचल में हैं, जहूराबाद से हैं, ओम प्रकाश राजभर कहाँ से चुनाव लड़ी हैं? देखिए, अभी तो आज मुझे, कल शाम को मुझे पता लगा कि शिवपुर में 2 कार्यालय खुल गए हैं, 150 नेता वहां प्रचार में पहुंच गए हैं, और बनारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति बगैर अनुमति के हमारे यहाँ फोन रात को आया, कल करीब रात को नहीं, करीब शाम को 2 बजे के आसपास आया कि नेताजी बनारस शिवपुर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अरे हमने कहा इतना जबरी? कहा यहाँ कार्यालय हम लोग खोल दिए। हम कहे तो कार्यालय तो वो सीट लड़ना है, कोई लड़ेगा? कहा नहीं आपको लड़ना है। उनके चलो आएंगे तो बताएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मांग है, भावना है, तो विचार करना पड़ेगा। राजभर के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर लोडर की बात करते हैं। लोडर का काम होता है मालिक के जूते का पॉलिश करना, मालिक जो बोलता है उसको रिपीट करना, खुद वो नहीं बोलता है। क्या औकात है? अरे ओम प्रकाश की कृपा रही, जीत गए। 22 आ रहा है चुनाव ने। आप इसी तरह से हमेशा हर नेता को कह रहे हैं कि उसकी क्या औकात है, या वो हमारे, या मैं किंग मेकर हूं, यह ओम प्रकाश उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तभी जीत पाया, पहली बार हमारी सरकार बनी और जब हम जब उसको टिकट दिए जब ले दिया। तो एक नेता को इतना घमंड या इतना अहंकार कि नहीं मैं ही किंग मेकर हूं, या मेरा, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जब मैं सरकार में आया तो मैं मायावती को जो है, तो मायावती को मुख्यमंत्री क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाया, या योगी आदित्यनाथ को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री बनाया, या आगे अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की कृपा से ही मुख्यमंत्री बनाया? नहीं, देखिए जैसे होता है कि सरकार बनाने के लिए गोलबंदी होती है। मायावती जी ने भी गोलबंदी किया, उनकी गोलबंदी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, दारा चौहान थे, ओम प्रकाश राजभर थे, सरकार बन गई। और पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पंजाब मॉडल है और मैं भाजी नाल चंगी तरह गलबात की, कुछ पहला दसिया, कुछ अज दसिया, कुछ मैं अनवेल कर चुकिया। ये नहीं कहता कि पंजाब का खजाना खाली है,
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਏ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ is the most important thing. I know the problems and I know the solution. Therefore, this is a long drawn out 17 years of experience Punjab model. It is not my model. It is a model which belongs to every Punjabi. It is a model which, as much as it is mine, it is Javi's, it is yours, it is Paji's. Therefore, the first point that out of 17 years of experience, the Congress vision has come out with is governance reforms. Giving the power of the people back to the people, honoring the spirit of the Constitution, empowering the vision of Shri Rajiv Gandhi, 12,570 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 170 ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, 11 ਟੈਕਸਿਸ ਲੈਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਨਹੀਂ। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का समाजवादी पार्टी पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई पाकिस्तान से रिश्ता रखना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, दिनेश शर्मा ने कहा है। उन्हें अपराधियों से लगाव है तो हम क्या करें, दिनेश शर्मा ने ये बात कही है। यूपी की जनता सब जानती है, दिनेश शर्मा ने ये बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा और उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। यूपी की जनता अब खिलाड़ी की भूमिका में है, दिनेश शर्मा ने ये बात कही है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कल समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट निकाली और ज़्यादातर वही है जो जेल में है। अब चाहे वो जेल में हो चाहे बेल में हो, अब जनता खेल में नहीं है, अब जनता खिलाड़ी की भूमिका में नहीं है। अब जनता लोगों को सबक में, और जनता सबक वो सिखाएगी कि जिन्होंने बहु बेटियों का अपमान किया है, जिन्होंने सरेआम हत्या और अपहरण किया है, फिरौती लिया है, जिन्होंने सांप्रदायिक उन्माद फैला के निरीह शांतिप्रिय लोगों की हत्याएं करी हैं, अब उसको अपराधी को जनता बख्शने वाली नहीं है। अभी तक तो सरकारें दंड देती थीं, अभी ये लोकतांत्रिक दंड जो होगा वो जनता चुनाव में देगी और 10 मार्च को ऐसा कार्य करने वालों का सफाया निश्चित है। पर अगर वही बात की जाए दिनेश जी, तो क्या मतलब नासिर अहमद हैं जो पश्चिमी यूपी से आते हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि हम 96,000 मुसलमान हैं और 24,000 जाट हैं। अगर जो जाट हैं अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो हम उन्हें देख लेंगे। और उनके जो भाई हैं मतलब वो ये बयान दे रहे हैं और वो खुद नासिर अहमद जो है वो जेल में है। इस तरीके का बयान वो भी इस टाइम। देखिए, मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने दिया होगा तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा और लोगों को चुनौतियां देने से बचना चाहिए। चुनौती देने वाले, अपराध करने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले, अब ऐसे लोगों का कोई स्थान उत्तर प्रदेश की विकास का स्वाद चखने वाली जनता के बीच में अब नहीं रहा है। अभी जो अपहरण, डकैती और हत्या करने वाले जो ठेकेदार हैं, उनकी जो दुर्गंध है अब उत्तर प्रदेश में नहीं फैलेगी। अब ये विकास की सुगंध होगी, वही जीतेगा। पर अगर वही बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अब वो पाकिस्तान को बीच में ले आए, कह रहे हैं कि पॉलिटिकली बीजेपी यूज़ करती है पाकिस्तान को। चुनाव के टाइम पे पाकिस्तान याद आता है, ब्राह्मण याद आते हैं, ये चुनाव के टाइम पे ही क्यों याद आते हैं उनको? हमने तो जात पात की बातें नहीं करी। यही लोग कहा करते थे कि वो कभी कभी हमारे जो संस्थापक लोग हैं उनका नाम लेकर उनको जाति से जोड़ देते थे, कभी हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ देते थे। हमने तो जाति की बात करी, हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। अब रहा पाकिस्तान की बात, कोई अपनी रिश्तेदारी करना चाहता तो हम कैसे विघ्न डाल सकते हैं? करो भैया रिश्तेदारी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता आतंकियों को प्रश्रय देने वाले किसी भी देश के साथ कोई मुरव्वत नहीं कर सकती, समझौता नहीं कर सकती, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकती। पाकिस्तान
अराजकता का वातावरण अगर हिंदुस्तान में फैलाता है, कश्मीर में गतिविधियों को प्रश्रय दे रहा है, तो हमारा नातेदार नहीं हो सकता। कई बार गले लगाने की कोशिश की है हमारे यहाँ के लोगों ने, लेकिन वो गले लगाने के बजाय वो गला काटने का काम करता है पाकिस्तान। कैसे समझौता हो जाए, कैसे पाकिस्तान को हम अपना बताने लगे? जो लोग अपना बता रहे हैं, जाकर देखें पाकिस्तान में हमारे हिंदुस्तान के लोगों के जो वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू है, उसकी क्या दशा कर रखा है उन लोगों ने। एक तरफ चलोगे आप, एक ही चीज की बात करोगे आप। पाकिस्तान ऐसा नराधम शक्ति वाला देश, वो कभी भारत का हितैषी हो ही नहीं सकता। पर अगर बात की जाए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की, तो कहा जाता है कि बूथ लेवल से, और आज वो डिप्टी सीएम के पद पे हैं। इस बार आप, क्योंकि पार्टी ने कहा है कि बड़े जितने भी नेता हैं वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो डिप्टी सीएम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व देती है। मुझसे चुनाव लड़ने को भी कहा गया था और 2 बार महापौर का चुनाव भी लड़ा हूँ। और आप जानते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में, और तमाम जगहों पर आया था, और लखनऊ में सभी जगह जीता था। आज जो भाजपा के बारे में आप लोग कहते हो ना, अल्पसंख्यक कैसे वोट दिया है भारत बीजेपी को, अब लखनऊ के जाके रिकॉर्ड को तलाशो जाके। 27 वार्ड ऐसे हैं जिसमें 70% से भी ऊपर अल्पसंख्यक होगा। 25 वार्ड में मैं जीत कर आया था। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रति अल्पसंख्यक का भी आकर्षण बढ़ा है, अनुसूचित का भी बढ़ा है। कल सर्वे आप देखो, सर्वे में 84% निकल रहा था कि लोग बीजेपी की सरकार जो केंद्र और प्रदेश की है उससे सहमत हैं या अति सहमत हैं। तो 20% अगर मुस्लिम है तो इसकी मतलब 16% ही लोग असहमत होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अधिकांश जो आज अल्पसंख्यक वर्ग है उसने भी केंद्रीय योजनाओं और प्रदेश की योजनाओं का लाभ उठाया है। ये जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, जो परंपरागत मतदाता हैं विपक्ष के, चाहे सपा बसपा माकपा बकपा जिनको भी आप नाम ले लो, MIM, तो इनके जो परंपरागत मतदाता हैं उनको भी सहायता मिली है जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं। इसलिए वो ऊपर से चाहे जो करे, अंदर उनकी जो बटन दबेगी ना, वो कमल की दबेगी। पर अगर बात की जाए तो इस बार लगता है कितनी सीटें इस बार सरकार कितनी आ जाएगी? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। सपा बसपा 3 अंकों में कोई भी पार्टी नहीं होगी। सबका योग मिला लो तो भी 100 नहीं होगा। जो गठबंधन है उनका 100 का भी आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा, ये कहना है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने SP-RLD गठबंधन के आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चाहे किसी जाति धर्म के हों, इन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। पलायन कराने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ये बातें केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चौबे से खास बातचीत में कही। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो करीना से RJD के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन कह रहे हैं कि इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, हमारी जो संख्या है वो 90,000 के आसपास है और जो जाट है वो 24,000 है, अगर कुछ भी हुई तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। चुनाव से पहले इस तरीके का बयान। मैं देखिए, जो ऐसे जातिवादी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन चाहे हमारे जाट समाज के लोग हों और चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी समाज के लोग हों, अगर उनको कोई धमकाएगा तो कानून के खिलाफ जो कार्रवाई होती है जांच करके वो कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। अब उत्तर प्रदेश में पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पलायन करवाने की धमकी देने वालों को जरूर पलायन करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, उनको जो कानून के हिसाब से सजा है वो सजा भुगतना पड़ेगा। पर अगर वही बात की जाए तो अखिलेश यादव कहते हैं, महिला की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कल एक महिला उनसे मिलना चाहती थी, उनके गाड़ी के सामने आई पर वो रुके नहीं, चले गए। उस महिला को चोट आई और अभी तक कुछ भी नहीं बयान दे रहे हैं। देखिए, ये मैं श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नई सपा है। मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसमें गुंडे हैं, जिसमें अपराधी हैं, जिसमें माफिया हैं, जिसमें दंगाई हैं, जिसमें व्यभिचारी हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी हैं, और समाजवादी पार्टी इससे बाहर निकल नहीं सकती। जनता इनको बाहर निकाल के दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक रही है। केवल 10 मार्च की प्रतीक्षा कीजिए, 10 मार्च को वोटों की गिनती होने दीजिए। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो जाए, तो वह समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वह श्री अखिलेश यादव जी ने दिखाने का काम किया।
सर, पर अगर बात की जाए तो इस बार 2022 के चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या रहेगी? देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र होता है, उस जिसे आप मैनिफेस्टो कहते हैं, वो संकल्प पत्र के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाना, उनका विकास करना, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, निवेश करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। और विरोधियों का लक्ष्य क्या है कि हम अपराध को बढ़ाएंगे, हम अपराधियों की फैक्ट्री लगाएंगे, माफियाओं की फैक्ट्री लगाएंगे, गुंडे पैदा करने वाले की फैक्ट्री लगाएंगे। और हमारा क्या है, हम अच्छी शिक्षा दे करके अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे रोजगार प्रदेश में भी, देश में भी, दुनिया में पाने वाले प्रतिभाओं को तैयार करने का। सर, एक आखिरी सवाल, पिछली बार आपने नारा दिया था 300 के पार, इस बार कितने का नारा होगा? हम 2022 में 2017 दोहराएंगे, फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके कमल का फूल खिला करके उत्तर प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत करेंगे। 2017 से 22 टेलर, 2022 से 27 वास्तविक फिल्म देखने को मिलेगा। तो इस बार 2017 से भी ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी आएगी और सरकार बनाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चाहे वो दिनेश शर्मा हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीत करके फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है।